जय माता दी दोस्तों। तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की 11 जनवरी की पहली और दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आपके सामने आ गया हूं। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक 2-3 जगहों से कंफर्म किए गए प्रश्न ही हमने लिए हैं और आपको बता दें कि आज पहली बार हमें पहली शिफ्ट के लगभग पूरे प्रश्न मिल गए हैं। पूरे यानी कि लगभग 90 प्रश्न मिल गए हैं 100 में से, वो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे, क्योंकि आप में से कुछ छात्र लिख लाए थे और उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। इस लेक्चर में हम जीएस के प्रश्न पहली शिफ्ट के और दूसरी शिफ्ट के दोनों देखेंगे। पहली शिफ्ट के कुल 33 प्रश्न हमको मिल गए हैं। आपका अगर देखा जाए 35 नंबर का पहला पोर्शन आ रहा है, जिसमें आपका जीके और साइंस दोनों ही पूछे जा रहे हैं, जिनमें 20 नंबर की जीके और 15 नंबर का साइंस आ रहा है। 13 क्वेश्चन हमको साइंस के मिल गए हैं और 20 क्वेश्चन हमको जीके के मिल गए हैं। इस तरीके से हमको कितने क्वेश्चन मिल गए? 13 और 20 33 क्वेश्चन मिल गए पहली शिफ्ट के। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस पे जाते हैं। उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा शिव कुमार रघुवंशी जी का, सूर्या जी का, कृष्णा कौरव जी का, रोहित पाल जी का, और 2 लोग और हैं जिन्होंने अपना नाम बताने से इनका थोड़ा मना कर दिया कि नाम मत बताइएगा सर, और वैसे ही आप लोगों की मदद के लिए प्रश्न भेजे। एक्चुअली वो लोग क्वेश्चन लिख के ले आए थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। पहला प्रश्न है आपका, यमुना नदी में प्रदूषण का कारण क्या है? और जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन भी लिख लाए, जैसे पहला ऑप्शन स्नान, पूर्व सीवेज उपचार, शराब पीना, दूसरा सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा। तो ये दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। एक तो सीवेज का डायरेक्ट यमुना से जोड़ दिया गया है, जिस वजह से गंदगी फैलती है। बहुत सारी औद्योगिक अपशिष्ट भी वहाँ पे मिलते हैं, कारखानों के का मलबा भी वहीं छोड़ दिया जाता है, कचरा भी वहाँ पर जाता है। अब ये शराब पीना बहुत बड़ी घटना नहीं है कि हाँ पूरा यूपी ही यमुना किनारे बैठ के शराब पी रहा है, वहीं पे सब कुछ फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहाना भी कोई इतने खुले में इतना नहीं नहाते कि जिससे इतना नुकसान हो जाए। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, करगट्टम लोक नृत्य किस देवी से संबंधित है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों जो करगट्टम लोक नृत्य है वो वर्षा देवी के लिए और नदी देवी के लिए किया जाता है। वर्षा देवी को तमिलनाडु में मारियम्मन और नदी देवी को तमिलनाडु में गंगैयम्मन कहा जाता है। अब दोस्तों मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने यही सोचा था कि अगर आज भी तमिलनाडु के लोक नृत्य को लेकर कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। दोस्तों एक प्रश्न आया था किसी शिफ्ट में कि बिना वाद्य यंत्र की सहायता से ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता के किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको राजस्थान का एक नृत्य बताया था, तो वह भी होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था और कुम्मी आपका ऑप्शन में था। कुम्मी आपका तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। एक और प्रश्न दोस्तों आया था कि मोर की पोशाक में स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? कौन से जगह का तमिलनाडु का कोई लोक नृत्य है जो मोर की पोशाक में किया जाता है? तो उसका नाम था मयलट्टम। तो दोस्तों ये मयलट्टम भी तमिलनाडु का है और आपका ये कुंभी भी तमिलनाडु का है। ठीक है, और एक और दिन तमिलनाडु से रिलेटेड एक और प्रश्न आया था। तो 3 प्रश्न लगातार तमिलनाडु के लोक नृत्यों को लेकर आ गए हैं। 3 आ चुके हैं और आज फिर आया, यानी कि 4 आ गए हैं। 4 प्रश्न आपके तमिलनाडु के लोक नृत्य को लेकर आ गए हैं। अब दोस्तों आपको पता है शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसके अलावा लोक नृत्य होते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों पे तो सवाल बनता है, आप लोग कर ही सकते हो। अब ये तमिलनाडु के जितने भी लोक नृत्य हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कोलाट्टम, कावड़ियट्टम, काई खिलबट्टम, सिलवट्टम, ओएलट्टम, देवीरत्तम, पोइकल कुहियाम अट्टम, इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना। साथ ही साथ केरल के लोक नृत्यों के बारे में भी पढ़ लेना कि कब कैसे क्या होते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि लोक नृत्य का टॉपिक ले लिया, मान के चलिए 8 क्वेश्चन तमिलनाडु के हो गए। 8 लोक नृत्य तमिलनाडु से उठाए तो 8 क्वेश्चन तमिलनाडु से पूछ लेंगे। ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन केरल से पूछ लेंगे, 10-12 क्वेश्चन एमपी के लोक नृत्यों से पूछ लेंगे। इस तरीके से हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन उनका हो जाएगा। तो ये आप टॉपिक कवर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे जाएं उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे की परीक्षाओं के लिए या इस पूरे एग्जाम एनालिसिस सेशन के लिए हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8839449109 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम, शहर का नाम और परीक्षा का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पूरे उसकी, तो आप टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए हम तीसरे नंबर के प्रश्न पे जाते हैं। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूनेस्को की जो धरोहर है वहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, और मांडू तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मांडू का चप्पा चप्पा छान मारो, डेली क्वेश्चन बनना है। आज होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है यह पूछा गया। इसके पहले ये पूछा गया था कि एमपी का ताजमहल क्या है, तो वह है होशंग शाह का मकबरा, तो यह मांडू में है। खिलजी ने इसको बनवाया था, ठीक है। अब होशंग शाह कौन था, क्या था, ये चीज़ें भी आप देख लेना। और मांडू में जितनी भी चीज़ें हैं, जहाज महल भी पूछा जा चुका है, उसके बारे में भी देख लेना। अगला प्रश्न था दोस्तों, रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है। अब रामलीला का मेला बहुत सी बुकों में ग्वालियर लिखा रहता है। ग्वालियर इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ग्वालियर के पास में ही भांडेर है, तो लोगों को लगता है कि भांडेर ग्वालियर में होगा, तो भांडेर दतिया में, और ग्वालियर ऑप्शन में भी नहीं था और दतिया आपका ऑप्शन में था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि रामलीला का मैदान मेला कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। डेली एक मेला पूछा जा रहा है। दोस्तों ये एक प्रश्न था जो ढंग से याद नहीं रह पाया। पांचवा प्रश्न, ... के पुत्र मोहब्बत खां किस शासक के दरबारी कवि थे। अब ये मोहब्बत खां तो सर्च करने पे मुझे मिला नहीं, और ये उनके जो पिता थे मोहब्बत खां के, उनका नाम भूल गए, ठीक है, किसी को याद नहीं था। पेपर में ऐसे ही लिखा था कि फलां के लड़के मोहब्बत खां किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से। दोस्तों ओलंपिक से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज तो ओलंपिक से 2 प्रश्न आए, ऐसे आए, अगली शिफ्ट का प्रश्न देख के तो आप हाय तौबा मचा दोगे, ये कहोगे कि भैया ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्या। चलिए, लेकिन ये वाला प्रश्न सरल था। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, और ये 69 kg के ग्रुप में इन्होंने बॉक्सिंग में आपका कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अब 7 लोगों ने पदक जीते हैं, तो 7 पदकों के बारे में देख लेते हैं। 6 तो आपके व्यक्तिगत पदक थे और एक आपका हॉकी में जीता गया। तो नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से हैं, एथलेटिक्स में भी आ सकते हैं, उनको एथलेटिक्स में भी बोला जा सकता है, इनको गोल्ड मेडल मिला। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल मिला। रवि दहिया कुश्ती में फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल मिला 57 किलोग्राम। पीवी सिंधु बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल मिला, 2 मेडल ओलंपिक ले चुकी हैं ये। लवलीना बॉक्सिंग में है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 69 kg ग्रुप में। बजरंग पूनिया कुश्ती फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज मेडल मिला 65 kg। अब आप यकीन मान के चलिए कि केवल इन्हीं में से नहीं आएगा क्वेश्चन, जो जितने भी 35 पदक मिले हैं, हर पदक की कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पर है। तो अवंती मेगा फूड पार्क आपका देवास में है, और पहला मेगा फूड पार्क जो है, जो इंडस फूड पार्क है, वह खरगोन में है, ठीक है। अगला प्रश्न आया था, G20 समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो यह रोम में हुआ था, अक्टूबर 2021 की बात है, लगभग अक्टूबर का करंट पूछ लिया इसका मतलब। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, अभी तक पूछा जाता था कि नैपा मिल कहाँ पर है, नैपा मिल किस चीज़ की मिल है। अब देखो कितना डिटेल में पूछ दिया कि नैपा मिल को किस वर्ष भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया। तो नैपा नगर जो है बुरहानपुर में, वहीं पर नैपा मिल है। यह एक अखबारी कागज का कारखाना है। 1947 में खुली थी, निजी हाथों में थी, तब किसी की प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन 1949 में राज्य सरकार ने इसका जो भी मैनेजमेंट था वो अपने हाथ में ले लिया। तो राज्य सरकार ने कब अधिकृत की, 1949 में, और केंद्र सरकार ने ले ली 1959 में, और ये इसको सार्वजनिक उपक्रम बना दिया, ठीक है। 10वां प्रश्न है, किस देश की अधिकतर दवाएं जेनेरिक हैं। कहीं पर ऐसा भी बताया गया कि किस देश में 80% दवाएं जेनेरिक यूज़ होती हैं। तो ये मुझे इसका आंसर मिला नहीं, आप लोग बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। एक प्रश्न था कि अकबर के शासनकाल की निम्न बातों में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिए थे और दिया गया था कौन सी बात सत्य है। तो अकबर के बारे में डेली प्रश्न आ रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। ये मुगल शासन। अमुक्त माल्यद के बारे में क्या सही है। अमुक्त माल्यद दोस्तों एक कृष्णदेव राय एक महान शासक रहे हैं विजयनगर के, वो एक महान कवि भी थे, और वो तेलुगु भाषा में लिखा करते थे। तो तेलुगु भाषा में ही उन्होंने यह लिखा है, अमुक्त माल्यद। ये ऑप्शन भी लिख के लाए थे, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह तेलुगु में है, ठीक है। पहले क्या होता था कि संस्कृत में ही लिखे जाते थे, संस्कृत में से फिर तेलुगु में अनुवाद किया जाता था, लेकिन ये ऐसे थे कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से सबसे पहले तेलुगु में लिखना प्रारंभ किया, और ये बहुत ही अच्छी रचना वहाँ पर लिखी। अगला प्रश्न था, 13वां मध्य प्रदेश का तिलहन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। तो वर्तमान में 2य स्थान है, पहले प्रथम स्थान भी रह चुका है।
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं यानी कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को लाइसेंस कौन देता है? तो आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। सेबी इनके वो करता है, देखता है कि कोई गलत सलत तो नहीं कर रहा है। 15वां प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे उसके रिसाव का मालूम चल जाए? तो एलपीजी में क्या होता है? प्रोपन ब्यूटेन होता है, तो उसमें तो गंध आती नहीं है, इसलिए इसमें गंध मिलाने के लिए मिथाइल मरकैप्टेन या इथाइल मरकैप्टेन को डाल दिया जाता है। गोटमार का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह आपका छिंदवाड़ा में लगता है। पृथ्वी पर कितने भाग पर पानी है? तो 3/4 भाग पर पानी है। जिस तरीके के ऑप्शन दिए उनमें से 3/4 ही लगाएंगे। आंवला जिला किसे कहते हैं? बरेली को आंवला जिला कहते हैं। एक प्रश्न नालंदा पर था और एक प्रश्न था कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबके नाम लिख दिए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सल्त्रिया और मणिपुरी। इन सब के बारे में डिटेल में समझ लेना। नृत्य के 2 प्रश्न आपके आए हैं। आज हमको जीएस के पूरे 20 के 20 प्रश्न मिल गए और आप इसमें चेक कर लेना कि कितने प्रश्न सरल थे। ठीक है, कितने प्रश्न सरल थे, आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। पहला प्रश्न विज्ञान का देखें तो थैलोफाइटा पादप समूह के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, ये पूछा है। तो थैलोफाइटा ये पौधों का एक समूह होता है जिसका सरल शरीर होता है, जिसमें पत्ते, जड़ें, फूल ये कुछ नहीं होती। ठीक है, सरल शरीर, ये कुछ अलग अलग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि शैवाल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, लाइकेन हो गए। अब इसी चीज पर 2 प्रश्न पूछे गए। ये थैलोफाइटा है आया, यहीं से बायोफाइटा पूछा गया, यहीं से एक और पूछा गया और यहीं से शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन एक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। यानी एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन साइंस में पूछ दिए गए। थैलोफाइटा आ गया, फिर आया बायोफाइटा पादप समूह के मुख्य लक्षण पर एक प्रश्न पूछा गया। ऐसे जो खुद का भोजन खुद से बनाते हैं, जिन्हें स्वपोषी कहते हैं, हरित लवक वाले पादप, वो बायोफाइटा कहलाते हैं। निम्न रोग और उनके रोगाणुओं का मिलान कीजिए। एक तरफ 4 रोग लिखे थे, पोलियो, विब्रियो, कोलेरा, ऐसे करके दूसरे तरफ उनके रोगाणु लिखे थे, किनसे ये फैलता है, और उनको आपस में मिलाना था। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, बरसात के मौसम में चमड़े में के जूते और कपड़े की बोरी में आप क्या देखते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का शैवाल ही होता है। 5वां प्रश्न है, जब सौर सेल पर प्रकाश डाला जाता है तब वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में ही तो बदलती है वह। 6वां, कोशिकाओं में अनियंत्रित व असमान वृद्धि क्या कहलाती है? ये नहीं था, वृद्धि के कारण क्या होता है? तो कोशिकाओं में जब अनियंत्रित व असमान वृद्धि होती है तो उसके कारण कैंसर रोग हो जाता है। कैंसर यही होता है कि कोशिकाएं अपने आप बढ़ने लगती हैं। HIV का वायरस सर्वप्रथम जानवरों से मनुष्य में कैसे आया? अफ्रीका में ये घटना हुई थी और बंदरों से आया है HIV का वायरस मनुष्य में। किसी ने चिंपांजी का किया था, चिंपांजी को मारा था किसी ने, तो वहीं से उसको HIV हो गया था। फिर HIV इतना बढ़ने लगा। अब 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है आवर्त बीजी पौधों के लक्षण पर, एक अनावर्त बीजी पौधों के लक्षण पर। एक आया था वसा का पाचन कहाँ होता है, एक टेरियोफाइटा। तो आप ये देखो, पादप की जो 3 थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरियोफाइटा, तीनों के प्रश्न आ गए। और एक प्रश्न ऑड वन आउट आया है। देखो, कवक, शैवाल, एक कोशीय जीव और लाइकेन। हमें पता है कवक, शैवाल और लाइकेन ये तीनों क्या हैं आपके? ये तीनों आपके पादप हैं और एक कोशीय जीव ये जीव है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। तो 13 प्रश्न तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसके मिल गए थे और बाकी 20 प्रश्न उसके, टोटल 33 प्रश्न मिल गए। और ये प्रश्न अगर देखा जाए पहली बार दूसरी वाली शिफ्ट की तुलना में सरल ही हैं, लेकिन फिर भी आपको कठिन लग रहे होंगे। साइंस में आप देखोगे कि तो फिजिक्स का केवल एक क्वेश्चन था आपका कि सौर ऊर्जा वाला प्रश्न था, उसके अलावा बायोलॉजी के ही प्रश्न ज़्यादा हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के भी प्रश्न कम ही हैं, जैसे कि वो LPG वाला आ गया। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके किसके, HIV वाला, ये सब तो आपके मतलब ज़्यादातर प्रश्न आपके किसके हैं, बायोलॉजी के ही प्रश्न हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अब हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के दोस्तों हमको ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाया, 8 ही प्रश्न मिल पाए। तो आप लोगों में से किसी का अगर सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो वो मुझे भेज सकते हैं, 8839449109 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इन 8 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे पास 40 प्रश्न पहली शिफ्ट 11 तारीख के गणित और रीजनिंग के आ गए हैं, उनको हम आज रात 10 बजे लाइव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज सोना नहीं जल्दी।
अब इसमें पहला प्रश्न आया, निम्न में से कौन सा अवार्ड विश्वनाथन आनंद जी को नहीं मिला है। तो अब ये ऑप्शन तो हमें पता नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन थे, लेकिन उनको अवार्ड कौन कौन से मिले वो मैंने लिख दिए। चेस ऑस्कर अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला, राजीव गांधी खेल रत्न मिला, ये सब मिले हैं उन्हें। अगला है, मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होती है। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। राज्यपाल जब तक चाहे तब तक इनको रख सकता है और जब चाहे तब हटा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी प्रथम ओलंपिक में गई हॉकी टीम का हिस्सा नहीं था। आप बताओ कितना कठिन क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो हॉकी टीम का हिस्सा नहीं था जब पहली बार गई थी। अब बताओ, ये तो भैया किसे बनेगा कि ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ? 1973। ये तो आप याद कर लो, जितने भी बोर्ड वगैरह हैं, जितने भी आयोग वगैरह हैं, सबका गठन वगैरह याद कर लो। भारतीय आयुध निर्माणी कहाँ स्थित है? तो ये जो बम फैक्ट्री है ना, ये आपकी जबलपुर में है। छठवां प्रश्न था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। हमेशा जब भी पंचवर्षीय योजना बनती है तो लक्ष्य रखे जाते हैं कि हमको देखो एग्रीकल्चर फील्ड में इतने से ग्रोथ करना है, इस फील्ड में इतने से ग्रोथ करना है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में हमने 4% का लक्ष्य रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विनिर्माण के फील्ड में हमने 10% का लक्ष्य रखा था। आर्थोपेडा किस वर्ग से और पानी का क्या काम है, इसको लेकर कुछ प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2 प्रश्न ये। तो दोस्तों, अगर आपके पास दूसरी शिफ्ट के प्रश्न हैं तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ 10 बजे या 10:30 बजे जैसे ही मैं बना के तैयार कर लूँगा, खाना खा के तैयार हो जाऊँगा, मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूँगा। वैसे तो मैं आज जल्दी एनालिसिस दे देता, लेकिन आज काम पड़ गया, ड्यूटी पे जाना पड़ा, इस वजह से लेट हो गया। ठीक है, तो 10 साढ़े 10 बजे हम गणित का एनालिसिस लेकर आएंगे। आप आइएगा, साथ ही साथ अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भी लेकर आइएगा। धन्यवाद, जय माता दी।